नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र माइती। हमारी आर्सेनिक यात्रा के आज चौथे एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड आर्सेनिक यात्रा की इंटरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज बात करेंगे करेंटली जो हम देखे हैं, जो वाटर कंटेमिनेशन इंदौर की जो इंसिडेंट देखे हैं उसके बारे में आज हम लोग वार्तालाप करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी आर्सेनिक यात्रा के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देखे हैं भूजल क्या होता है। सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखे हैं कि आर्सेनिक की वजह से वहाँ की लोकल कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और थर्ड एपिसोड में हम लोग देखे हैं WGCB का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में हम लोग तीसरे एपिसोड में बात किए हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता IIT दिल्ली से। नमस्ते सर। नमस्ते रविंद्र, सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जो आर्सेनिक प्रभावित जो क्षेत्र है सर, उसमें से मेनली सर देखते हैं हम लोग उसमें काफी लंबे टाइम से उसमें जल की जो आपका मानसून के टाइम में सर उसमें जल भरा रहता है सर। और उस जल भराव में से सर खास करके जमीन के नीचे की जो माहौल होती है सर, ऐसा क्या बदलाव आते हैं सर, जैसे जिसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी खराब होती है, किस वजह से, मेन इशू क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, और आप सभी के आपके मित्रों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके व्यूअर्स को, कि आपने एपिसोड 4 आर्सेनिक यात्रा का आज आयोजन किया है और बहुत ही उन्नत किस्म का टॉपिक आपने रखा है, इंटरफेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एज वेल एज आर्सेनिक का जो हमारा इशू है। ये बहुत ही मैं कहूँ कि कोई बहुत ही उन्नत किस्म के जानकार हो तो भी ऐसे टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा बोला आपने कि हम जहाँ भी आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र हमारे देश में हैं, चाहे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वाराणसी से नीचे जैसे जैसे गंगा और गंगा के हाइड्रोलॉजिकल जो क्षेत्र है वहाँ पे आर्सेनिक की समस्याएं मुख्य रूप से है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभाव भी रहा है, चाहे वो पटना हो या फिर आप समस्तीपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, पश्चिमी चंपारण हो, या अभी आप भागलपुर चले जाएं, कटिहार चले जाएं, सुपौल चले जाएं, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर बाढ़ के भी समय रहते हैं। साथ ही साथ बाढ़ के साथ साथ बाढ़ में जो पानी आती है उनका जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ तो आपने हाईवेज और जो स्टेट हाईवेज या इवन गांव में जो जाने वाली रोड है उनको थोड़ी ऊंचाई पे आपने बनाया। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसे चौर क्षेत्र बिहार में अक्सर कहा जाता है, या नॉर्मली भी आप देखें तो वाटर लॉगिंग की इशू और नंबर ऑफ डे जो लैंड वाटर सबमर्ज्ड रहे वो बढ़ जाती है और बढ़ी हुई मिलती है। और जब भी वाटर लॉगिंग हो, फ्लड हो, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हम सब के सामने में आकर के खड़ा हो जाता है उस समय। इसलिए उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण यह है कि जब बाढ़ हो तो उस समय में पूरी कम्युनिटी का सीवेज जो मुख्य रूप से आप सेफ्टी टैंक में नहीं भेज पाते हैं या आप के लिए टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसे डिस्पोज कर देते हैं जनरली वाटर में, ओपन वाटर में। तो एक रीजन तो है कि आपके पास माइक्रोबियल कंटामिनेशन सीवेज के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, जो अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत या अन्य कई अभियानों के तहत जो सीवेज सेफ्टी टैंक्स बने हैं, मैं तो इसे कहता हूं कि ये हैंगिंग बायोलॉजिकल बॉम्ब ये पूरे हमारी जमीन के अंदर हैंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जहां भी क्लस्टर्स में, जहां भी लोग एक टोले मोहल्ले में जहां भी हैं, वो सभी जगह पे टॉयलेट का निर्माण हुआ है, तो उनके साथ साथ सेफ्टी टैंक का निर्माण हुआ है। ये सारे सेफ्टी टैंक वाकई में जमीन से जुड़े हुए जो सेफ्टी टैंक, जहां पे सिर्फ गोल खड्डा किया गया है, रिंग डाला गया है, जबकि उसकी कोई प्रॉपर लीकेज प्रूफ नहीं बनाया गया है। इवन उनको जो जमीन का जो बॉटम पार्ट है उसे ओपन रखा गया है, जमीन के संपर्क में रखा गया है, ताकि जो वाटर हो इनफिल्ट्रेट कर जाए।
और ये जब आप ऐसे एरिया में करते हैं जहां पे सैलो ग्राउंड वाटर सिस्टम है, जहां पे आप 2-4 मीटर गहराई पर ही ग्राउंड वाटर आपको मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है। और आप पूरे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल ऐसे क्षेत्र में चले जाएं तो आपको दिखेगा कि जब भी बाढ़ हुई तो ये पूरा का पूरा उनका सीवेज जो है ओवरफ्लो कर जाता है, और जो वाटर है वो लीक जो कर रहा होता है वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और ये पूरे के पूरे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो आर्सेनिक के भी प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन का इशू देखने को आपको इन महीनों में मिलेगा। लेकिन इन महीनों के अलावा भी चूंकि वाटर लॉगिंग है तो वाटर टेबल नियर सरफेस है, तो ये सारे जितने भी आपके सेफ्टी टैंक हैं, ये सारे सेफ्टी टैंक से जो सीवेज वाटर है वो लीक करता है, और उसमें सभी प्रकार के घातक पैथोजेंस होते हैं, इकोलाई होते हैं, फीकल कैलिफॉर्म होते हैं, और ये आराम से ग्राउंड वाटर तक ट्रेवल कर पाते हैं। तो आप उस समय ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, और साथ ही साथ आप कहें कि वहां पे फ्लड आ गया तो फ्लोटिंग में वाटर में जो भी है, इन सब में आप सीवेज और सीवेज के कारण, चाहे वो सेफ्टी टैंक्स हो या डायरेक्ट सीवेज डिस्पोजल हो, पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होते हैं। सर हम लोग जानते हैं सर आर्सेनिक एज ए केमिकल टॉक्सिन है सर, और जबकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक बायोलॉजिकल चीज है सर। ये दोनों में प्रदूषक एक दूरदर्शी की साधन की कैसे इंटरेक्ट करते हैं दोनों में सर? यहाँ देखिए, आर्सेनिक के अगर आप एपिसोड 1 या 2 में अगर आप देखें तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें एक चीज को हाईलाइट किया कि द सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन दीज आर्सेनिक कंटामिनेटेड बेल्ट, एक रीजन माइक्रोबियल इंड्यूस्ड आर्सेनिक भी है। जो आपके मिनरल्स हैं, जियोलॉजिकल सोर्सेज है, मिनरल्स हैं, सो मिनरल्स से या तो डिजोल्व होकर के आर्सेनिक आपके ग्राउंड वाटर में है, या उस डिजोल्यूशन में माइक्रोब्स ने जो मदद किया है, या माइक्रोब्स रिडक्शन प्रोसेस के तहत जो आर्सेनिक आए हैं, ये सारे आर्सेनिक हमें ग्राउंड वाटर में मिलते हैं। तो माइक्रोब्स भी एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है जो आर्सेनिक कंटामिनेशन को बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस तरह के सीवेज लाइंस या आप इस तरह से सीवेज को ओपन में डिस्पोज करते हैं, सरफेस पे ही आप कर रहे हैं लेकिन सैलो ग्राउंड वाटर के आप कनेक्ट में हैं, फिर आप यदि इस तरह से सेफ्टी टैंक को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो आप आर्सेनिक की कंसंट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ पेयजल की गुणवत्ता तो एकदम ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जैसे ही आप फीकल कैलिफॉर्म आ गया या आपने इकोलाई आ गया, ऐसे कुछ जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स जिसके बेस पे हम इंडिकेटर मानते हैं वाटर क्वालिटी की, ये आ गए तो आप बोलते हैं कि ये पीने योग्य नहीं। इसके अलावा भी बहुत ही घातक पैथोजेंस, ये बैक्टीरिया और वायरसेस उसमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि जो सीवेज होता है उसमें वायरस बहुत ज्यादा होता है, तो वायरसेस आ जाते हैं, फंगस आ जाता है, तो पूर्ण रूप से ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खत्म हो जाती है। जैसे ये दोनों मिक्स होने के बाद एक दूसरे के साथ जो वहाँ की जो लोकल आबादी होती है सर, उसका पर कैसे प्रभाव डालता है सर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा। आर्सेनिक कंटामिनेशन का बिना फ्लड के दिनों में जो नंबर ऑफ डेज, जो ड्राउट डेज, ड्राई डेज होते हैं, उसमें देखें ड्राउट्स के समय का सिचुएशन है या नॉर्मल डेज होते हैं, उसमें तो आर्सेनिक की एक प्रभाव है, आर्सेनिक है, आयरन भी है ऐसे क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ही फ्लड आ गया तो आपका जो ड्रिंकेबल वाटर था उसमें सीवेज के कारण आपको इकोलाई आना शुरू हो गया, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया। तो वो आप देखेंगे कि समुदाय में इन दिनों में जब फ्लडेड सिचुएशन हो तो इन दिनों में बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, डायरिया होने लगती है, वोमिटिंग्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा आप देखेंगे बच्चों को का हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ज्यादातर मैं तो समस्तीपुर जिले से हूँ, वहां पे मैंने कई बार बाढ़ में देखा कि लोग क्या करते हैं कि किसी पेड़ पे, पेड़ों के टहनियों पे एक मचान बनाते हैं, काइंड ऑफ कहें कि एक सरफेस बनाते हैं, और फिर उसी पे टॉयलेट बना देते हैं। और फिर क्योंकि आपको
एक एरिया भी एक्सेसिबल चाहिए जहाँ पे आप टॉयलेट डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारे एरिया में जाते हैं, आप ओपन में टॉयलेट को डिस्पोज करते हैं, सीवेज को डिस्पोज करते हैं, तो वो सरफेस वाटर में ही घूमता है और सरफेस वाटर में ही धीरे धीरे वो सारी कंटामिनेशन जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसको जन्म देता है। फिर वहीं से आप जो फूड मटेरियल, जैसे कि आप देखें इन दिनों में मछलियों का खाना, क्योंकि इजिली एक्सेसिबल होता है तो आप ज्यादा मछली खाना पसंद करते हैं, तो मछलियों का खाना तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन, वायरसेस उसको उन जो एक्वेटिक लाइफ है उनको भी अफेक्ट करता है। फिर आप उसे खाते हैं तो वो फूड चेन में भी आ जाता है। तो सर मेनली जो है उसका माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का प्राइमरी सोर्स यही है सर? यस, डेफिनेटली सेफ्टी टैंक्स हैं और सीवेज है प्राइमरी सोर्स। नेचर में ऑफ कोर्स माइक्रोब्स हर जगह होता है, लेकिन कंटामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सीवेज और सेफ्टी टैंक लीकेज ही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन हम कह सकते हैं। सर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सर हम लोग एक बात करेंगे सर, जैसे अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है सर, और खास करके जो करंट जो इंडोर एक्सीडेंट जो हुआ था सर, जो खास करके वाटर कंटामिनेशन के ऊपर, तो सर उसके बारे में आप हम लोग को बताइए वहाँ क्या हुआ था, और उसके लिए हम लोग के ये कंटामिनेशन के लिए क्या केस स्टडी जरूरी है जो हम लोग को जानना चाहिए सर? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपने सही समय पर पूछा है। अर्बन एरियाज में, इवन रूरल एरियाज में पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम होना शुरू हो गया है। अर्बन एरियाज में जनरली जल जीवन मिशन के तहत भी देखें तो सरफेस वाटर को पंप किया जाता है और बड़े बड़े पाइपलाइन से पहले शहरों में लाया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे पाइपलाइंस के माध्यम से आपके मोहल्ले में और घरों तक या आपके फ्लैट तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया पाइपलाइंस की होती है, तो ये कोई वन पाइपलाइन तो होता नहीं, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में पाइपलाइंस आते हैं, वो उसमें जोड़ा जाता है, फिर एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक अलग पाइपलाइन बिछाया जाता है, तो आपको पानी मिलता है पीने के लिए। ये जिस समय पाइपलाइंस को डिजाइन किया जाता है, जाहिर सी बात है कुछ मैनुअल लीकेज होना जाहिर सी बात है, या जहां वॉल्व लगता है वहां लीकेज हो जाता है, या समय के साथ ये पाइपलाइंस में क्या होती है कि जंग लग जाने के कारण या पाइपलाइंस की ड्यूरेबिलिटी खत्म होने के कारण वो पाइपलाइंस लीक कर जाना शुरू कर जाते हैं। चूंकि वो सब सरफेस में होते हैं तो अक्सर लीक करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक समय सीमा, फिर एक समय की सीमा के बाद उनको बदलना चाहिए या उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो प्रॉपर मेंटेनेंस या बदलना समय से नहीं होने के कारण इसे इंटेंसिफाई कर देती है प्रॉब्लम। अब दूसरी जो इशू है वो है कि अगर आपके घरों तक पानी लाया गया है तो आपके घरों से सीवेज भी आपके घरों से कलेक्ट करके ले जाया गया है। अब उसके लिए कोई दूसरा लोग तो आएगा नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई दूसरा पाताल लोग खोदा जाएगा सीवेज लाइन के लिए। तो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर के लाइंस होते हैं अक्सर उसी के पैरेलल या उसको क्रॉस करते हुए आप देखेंगे कि सीवेज लाइन जा रहा होता है। अब इन दोनों के इंटरफेस में कहीं लीकेज हो जाए और दोनों की वाटर मिक्स होना शुरू हो जाए तो जो सीवेज की माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो चला जाएगा आपके ड्रिंकिंग वाटर पाइप से, और फिर वो पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों तक पानी पहुंचेगा और वो इस प्रकार से कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन घरों तक पहुंच रहे हैं, जो अर्बन एरियाज में है धीरे धीरे या रूरल एरियाज में भी बदल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाइपलाइंस जरूरी नहीं है कि जहां सीवेज का पाइपलाइन लीक करेगा वहीं पे ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन भी लीक करेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये सोचे कि कहीं पे अगर सीवेज पाइपलाइन लीक कर रहा है उसके 10 मीटर हटके ही अगर कोई पाइपलाइन है जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है, तो जो सीवेज की बैक्टीरिया है या उसकी जो वायरस है वो धीरे धीरे सॉइल से ट्रेवल करते हुए या वहां इतना मॉइस्चर हो जाएगा कि वो खुद ब खुद वाटर के साथ एडवेक्टिव फ्लो से करके दूसरे पाइपलाइन तक पहुंच जाएगी। फिर बैक्टीरिया जो है वो आपका गिवन अमाउंट ऑफ तो है नहीं, वो एक पर्यावरण को मिलने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मिलने से क्या होता है कि वो ग्रोथ भी करता है, तो वहां पे कंटामिनेशन साथ आना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो धीरे 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 ग्राउंड वाटर में सीप करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्य रूप से ये कारण है। तो यह सिर्फ इंदौर में तो एक अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो हमें देखने को मिला। यह
हम सबको आंख खोल देने वाली दुर्घटना थी। क्योंकि हम सब जल विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, इनकी गुणवत्ता के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खोया है, उनके दर्द को कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके इस पॉडकास्ट को सुनने वाले सभी लोगों को समझना होगा कि ऐसे समस्याएं जो हमारी जान ले ले, ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है। पहली तो उत्पन्न होने का मुख्य रीजन ये है कि हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने का परमिशंस दिए हैं अपने सोसाइटी में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कल के लिए हमारे लिए घातक हो सकते हैं। जब आप सोचे कि उस क्लस्टर में या उस कम्युनिटी में जब वो पाइपलाइंस जा रहे थे, या पाइपलाइंस की मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, या सीवेज लाइंस की मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, तो सबसे पहला क्रिमिनल एक्टिविटी तो वहीं पे हो रही है। क्योंकि उसी के कारण कंटामिनेशन हुआ एंड हमें लाइफ को लॉस करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ एक जगह, एक व्यक्ति विशेष क्षेत्र का नहीं है, यह पूरे भारत में जहां भी आप देखें इस तरह के पाइपलाइंस के द्वारा भेजा जाता है, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में भेजा जाता है, या आप किसी भी अच्छे सोसाइटी में भेजा जाता है पानी, वहां पे भी ये इशू है, वहां पे भी इशू है, वहां पे भी लीकेज हो रहे हैं। हम कितने फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन महत्वपूर्ण है, साथ साथ मॉनिटरिंग भी महत्वपूर्ण है। मॉनिटरिंग अगर हो जाए तो मॉनिटरिंग के बाद आपके जैसी संज्ञान में ये चीजें आई कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है या यहाँ पे कंटामिनेशन हो रहा है, तो आपने क्या रेमेडियल एक्शन लिया, ये भी महत्वपूर्ण है। एज ए सिटीजन आपने क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। एज ए ऑफिसर्स आपने क्या लिया, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर एज ए सिटीजन हमने किसी चीज का कंप्लेन नहीं किया, जो कि फॉर्चुनेटली मुझे देखने को मिला कि इंदौर में लोगों ने कंप्लेन ऑलरेडी किया था, तो वैसे एज ए सिटीजन अगर हमने कंप्लेन नहीं किया तो हमारे जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको पता नहीं चल पाएगा। तो उनको मॉनिटर तो होती है चीजें, लेकिन वो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की चीजें नहीं रह पाएगी। फिर जब हम अधिकारीगण को पता चला तो अधिकारीगण ने क्या संज्ञान लिया, क्या उनको प्रॉपर चेकअप कराया, क्या उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉनिटर किया गया या मैनुअली मॉनिटर किया गया, इसकी प्रॉपर करने का मतलब यहाँ पे बहुत ही दायित्व के साथ किया गया है या नहीं। अगर वो सिर्फ पेपर वर्क के लिए किया गया है तो इस तरह की घटनाएं हम आने वाले दिनों में खूब देखेंगे। लेकिन यदि वह पूरे दायित्व के साथ किया गया है तो ऐसी घटनाओं पे रोक लगाना बहुत ही आम बात है। और जैसे ही आपके मॉनिटरिंग में पता चला कि हाँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट जेड पे हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, तो इमीडिएट सोल्यूशन हमने क्या प्रोवाइड किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ही क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये समस्याएं किसी हैवी मेटल के लिए भी हो सकती है, ये समस्याएं दूसरे कंपाउंड के लिए भी हो सकती है, जैसे ऑयल के स्पिल्स में भी हो सकती है। ऑयल अगर एक पाइपलाइन से लीक करे तो हो सकता है अगर एडजॉइनिंग एरिया में कोई ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन जा रही है तो उसमें मिक्स हो सकती है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बहुत कम समय देता है अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। यदि आपको गलती से भी कोई हैवी मेटल आपके जो कि अक्सर आते हैं ड्रिंकिंग वाटर में आ जाए तो आपको कुछ दिन बाद वो सिम्टम्स पता चलेंगे। यदि उसमें आयल आ जाए तो यू कैन स्मेल और यू कैन थिंक अबाउट दैट, बट माइक्रोब्स अगर आ जाए, वायरस आ जाए, तो वो इमीडिएट आपके पूरे गट माइक्रोबायोम में या पूरे बॉडी में आपको ऐसे चेंजेस लाएंगे, ऐसे इंप्लीकेशंस लाएंगे कि आपको अपने जीवन बचाने के समय नहीं मिल पाते। और इसीलिए देखेंगे कि ऐसे एरियाज में तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, नंबर्स बढ़ जाते हैं, उनके हॉस्पिटलाइज्ड पर्संस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी हमें जो संख्या मिला इंदौर में। सो मच सर। जो आपने जो अभी बात की, जो क्रॉस कनेक्शन जो है सर, जो कंटामिनेशन का सर, जो इसका मॉनिटरिंग के लिए क्या इसके डिफिकल्ट है सर? एकदम डिफिकल्ट नहीं। ये कहते हैं कि आपकी चाह हो तो आप आसमान में भी छेद कर पाते हैं, जहां चाह है वहां राह है। और मैं आपको बताता हूं कि जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी गवर्निंग बॉडीज हैं, सबके लिए मैंडेट्स है भारत के
संविधान में दिए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर आप जाके देखें, चाहे वो वाटर एक्ट हो या हजारस मटेरियल्स को मैनेज करने का एक्ट हो या आप बायो मेडिकल वेस्ट मैनेज करने का एक्ट ले लें या कंटामिनेटेड साइट से रिलेटेड रूल्स ले लें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, रूल हो, इन सभी में यह बताया गया है कि यदि आप सिटीजन को वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता पीने योग्य होनी चाहिए। जो हमारे गुणवत्ता की भी मापदंड हमें मिला है, उनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन की बात की गई है, उसमें इकोलाई की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए बात की गई है, उसमें आर्सेनिक की बात की गई है। तो जब आप पीएचईडी के किसी पीएचईडी जैसे वाटर सप्लाई करती है, जल जीवन मिशन से आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह अगर आप देखें फॉर एग्जांपल दिल्ली में हम हैं, दिल्ली जल बोर्ड का जो दायित्व है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो दायित्व है, इसमें मॉनिटरिंग करना मैंडेटरी है। नंबर 1, मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उस मॉनिटरिंग के बाद आपने क्या एक्शंस लिए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स इशू हुए हैं, वह भी मैंडेटरी है। अल्टीमेटली क्वालिटी वाटर आप तक पहुंचना चाहिए, यह मैंडेटरी है। नंबर 1, पानी डायरेक्ट पहुंचाने के लिए या पानी को कंटामिनेशन फ्री रखने के लिए, तो सीवेज को कलेक्ट करना भी अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सीवेज कलेक्ट हो और फिर उनकी ट्रीटमेंट हो और फिर डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स को मीट करने के बाद वह पर्यावरण में मिले, चाहे वो वाटर बॉडीज में मिले या फिर वो आप हॉर्टिकल्चर के लिए यूज करें, लेकिन पहले उनको आपको ट्रीट करना है, एक दिए गए मापदंड पे मैच करना है, उसके बाद आपको छोड़ना है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए गलतियां होती क्या है, और मॉनिटरिंग कोई कॉस्टली नहीं। आप किसी भी सामान्य एनएबीएल लेबोरेटरीज में ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं या आप उनसे करवा सकते हैं। आप कहीं भी इस तरह के लीकेज को डिटेक्ट करते हैं, इमीडिएट वहां पे सैंपलिंग करके उस एरिया को प्रॉपर एडवर्टाइज करके कि इस एरिया में पानी को ना पिए और फिर उनकी रेमेडियल एक्शंस को ले सकते हैं। या कोई ऐसा वर्क नहीं है कि आपको चंद्रमा पे जाकर के या मार्स पे जाके करना है, या इसी जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर के एनएबीएल लेबोरेटरीज में किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों कंटामिनेशन हो गया, क्यों हमारी जानें चली गई, तब हमें ये याद आया। यह इसलिए याद आया कि ये सारे प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इसमें करप्शन भी एक एंगल है। आपके पाइपलाइन समय से रिपेयर होने थे, उसकी टेंडर्स की क्या प्रोसीजर्स थी, उसको आपने इतना जटिल बनाया, आपने उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। नंबर 1, आपने किसी थर्ड पार्टी को आपने बोला कि मॉनिटरिंग के लिए करके मुझे माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रिपोर्ट दीजिए, तो इसलिए क्योंकि दुनिया देखे कि यह रिपोर्ट बहुत अच्छा है, आपने उस रिपोर्ट को मैनिपुलेट करा दिया। ग्राउंड सिचुएशन गलत था, ग्राउंड सिचुएशन खराब ही था, बट रिपोर्ट अच्छा आने लगा। ऐसी सिचुएशंस हो रहे हैं, ताकि वो सारी जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अधिकारी पर ना आए। उसके बाद देखें कि अगर आपको पता भी चल गया कि आज वहां पे ये कंटामिनेशंस की इश्यूज आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपने रेमेडियल एक्शन लेने में जो गैप किया, हमने बोला हाँ ठीक है करेंगे, टेंडर करेंगे, ये करेंगे, इतनी की कॉस्ट है, ये अप्रूव करेंगे, फिर हमारे सीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर हमारे चीफ इंजीनियर सब अप्रूव करेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन, तब तक में प्राण चली गई। समझ रहे सर? तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इस चीज को लाया, फिर आपने टेंडर कराना है, ठेकेदारी व्यवस्था में ले जाना है। ठेकेदार करेंगे क्या, हमको बस उस पे जो मिला है उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कितना करते हैं आप समझ रहे हैं, उनको बस पॉलिश करना है और निकल जाना है उस काम से, उनको पेमेंट से मतलब होता है। फिर वो 10 दिन बाद लीकेज शुरू हो जाएगा, महीने दिन बाद लीकेज शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, गवर्नेंस का भी इशू है, एथिक्स की भी इशू है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन भी कम हो रहा है सर। मैं इसमें सिटीजन्स को भी दायित्व देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें लीक हो रही होती है, सीवेज जा रहा होता है, लोग नहीं कंप्लेन करते, कोई जिला अधिकारी का नाम नहीं आ पाता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वहां पर सुन पाते हैं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कम है।
जब इस तरह की घटनाएं हुई, लोगों की एक कहें कि दुखद घटनाएं हुई, सब आप हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ हम जान पाते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा कि दही में, डेयरी प्रोडक्ट में इकोलाई या फीकल कॉलीफॉर्म आ गया। क्यों, कैसे आ गया? कोई दही को प्रोसेसिंग करने में तो इकोलाई को सीड किया जाता है, इंक्यूबेट, उनकी ऑगमेंटेशन होती नहीं सर। ये आया कहां से? तो जब आप इसकी बहुत बारीकी से जांच करते हैं तो आप पाते हैं कि यह डेयरी बनाने वाले जितने इंडस्ट्री हैं वह सभी ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं। जब वो ग्राउंड वाटर को पंप करते हैं तो वो शैलो एक्यूफर से पंप करते हैं, डीप एक्यूफर से पंप करते हैं, और वो वहीं से पंप करते हैं जहां से कोई सेफ्टी टैंक का वाटर लीक करके जा रहा है। वो वहीं से पंप करते हैं जहां पे वाटर बहुत दिनों तक मर्ज था, सबमर्ज्ड एरिया था, वहां पे बहुत सीवेज आके इकट्ठा हो गया, बहुत दिनों तक हालत खराब रही उस एरिया का, वो धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड वाटर तक गया। उस ग्राउंड में वाटर में इकोलाई था, फीकल कॉलीफॉर्म था, यूरेनियम था, उसमें कैडमियम था, क्रोमियम था, उसी को आपने पंप किया। पंप करके अभी इस पे एक आर्गुमेंट आएगा कि डेयरी इंडस्ट्री कहेगी कि नहीं हम तो उसको फिल्टर करके कर, आपने मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, आपने सिर्फ फिल्टर उतना ही किया। उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी आपकी इंड से कुछ मिस्टेक हो गया हो, या आपने कहीं पे मैनुअली या फिर ऑटोमेशन में किसी कारणवश आप प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाह रहे थे लेकिन वाटर की कमी हो गई तो आपने, या आपका इस तरह का फिल्ट्रेशन यूनिट में कुछ इशू आ गया तो आपने डायरेक्ट वाटर यूटिलाइज कर लिया। और यही कारण है कि ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट में जो आज आप सुन रहे हैं वो मुख्य सोर्स ग्राउंड वाटर है। अभी आप देखें कि एक घटना अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा का विषय रहा कि मदर्स मिल्क में या बायोलॉजिकल सैंपल्स में हम देखते हैं अक्सर क्रोमियम आ जाता है, यूरेनियम आ जाता है। क्या हमारे फूड प्रोडक्ट में नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो अभी इनमें जो एजेंसीज, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो कितना इसे पकड़ती है, कितना सख्त ढंग से लेती है, यह इस बात पर निर्भर करता है। किसी ने टेस्ट कर लिया तो उसे दही में इकोलाई दिख गया। अगर आप पूरा टेस्ट नहीं करते तो हो सकता था आपको लगता दही के बजाय हमने आज कोई गलत सब्जी खा लिया, या फिर हमने पानी गलत पी लिया, कुछ तो गलत हो गया, किसी प्रोडक्ट को आप नहीं डायरेक्ट कर पाते। लेकिन अगर आप होल इकोसिस्टम को देखें तो सारे इकोसिस्टम, सभी कुछ ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, और ग्राउंड वाटर में हम जितना पुश कर सकते हैं अपने नॉलेज की कमी के कारण उसे हम पुश कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल, जहां पे 2 मीटर पे ग्राउंड वाटर टेबल है, 3 मीटर 5 मीटर पे ग्राउंड वाटर टेबल, वहां पे आप 1 मीटर पे सीवेज का सेफ्टी टैंक बना रहे हैं। 10,000 रुपए से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए में सेफ्टी टैंक बना रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह सेफ्टी टैंक एकदम लीकेज प्रूफ है? कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि बाढ़ आएगा तो वो सीवेज जो है वहीं का वहीं रहेगा उसी सेफ्टी टैंक में, उससे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लीक करके ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा? यह विषय सोचने का विषय है। और फिर कम्युनिटी उसी वाटर को ड्रिंकिंग के लिए ले रही है, उसी वाटर को दही में यूज कर रहे हैं, उसी वाटर को भोजन में यूज कर रहे हैं। अभी बहुत ही हंसने वाली एक है, एक मैं रील्स ही देख रहा था तो उसमें बोले कि अब तो दही में इकोलाई आ गया, फैक्ट्री के पॉलीथीन में पैक्ड दही, फैक्ट्रियों का दही लाएंगे तो उसमें इकोलाई मिलेगा। आप घरों में दही जमाना शुरू कीजिए, लेकिन घरों में भी तो दही जमाने के लिए पानी कहां से लाएंगे? ग्राउंड वाटर से। तो यह हमें समझने की जरूरत है कि मुख्य समस्या कहां है। यह नहीं कि यहां पे यह समस्या आ गया, या हमें दही में आ गया, हमारे दूध में आ गया, हमारे आटा में आ गया, हमारे चावल में आ गया, हमारे पैक्ड आइटम में आ गया, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं, या हमारे ग्लास के पानी में आ गया। मुख्य समस्या कहां है? मुख्य समस्या ये है कि हमने ग्राउंड वाटर जिसपे पानी पीना है उसे प्रदूषित करना शुरू कर दिया अपने सेफ्टी टैंक से,
जहां पे हमारा जल जमाव हो रहा है वहां पे हमने सीवेज छोड़ना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सीप करके हमारे ग्राउंड वाटर में चला गया। मुख्य समस्या ये है। मुख्य समस्या ये था कि हम जहां पे पाइप्ड वाटर सप्लाई दे रहे हैं हमने अप्रोप्रिएट डिजाइन किए बिना सीवेज की पाइप और ड्रिंकिंग वाटर की पाइप एक साथ गुजार दी। और गुजार भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करने में हम पीछे रह रहे हैं। अगर मेंटेनेंस भी ठीक से हो रही तो मॉनिटरिंग करने में हमें पता चला कि हम टेंडर करेंगे, ये करेंगे, उसमें मॉनिटरिंग में इशू है। मॉनिटरिंग के बाद उसमें करप्शन भी एक चैलेंज है। फिर करप्शन इन सब चीजों से ऊपर आते हैं। अगर हमें पता भी चल जाए कि कहीं कि ये इलाका है, इस इलाके में हमें आज कंटामिनेशन की इशू हो रही है, तो फिर हमें उसे रेमिडियल मेजर्स पहुंचाने के लिए हमारे पास तरह तरह के इश्यूज हैं। लाइक हम टेंडर करेंगे, फिर पाइपलाइन चेंज होगा, फिर जाकर के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा, फिर जाकर के सीवेज का वहां पे मैनेजमेंट हो पाएगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं दिल्ली में ही रहता हूं। यहाँ पे जब फ्लडिंग का सिचुएशन होता है, फ्लडिंग का सिचुएशन होता है, कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा। मोस्टली सीवेज वाटर फ्लड करता है। मोस्टली सीवेज वाटर फ्लड करता है। जो आप देखेंगे किसी किसी दिन दिल्ली में खूब बारिश हो जाए और ज्यादातर सरफेस फ्लडेड हो जाए तो सीवेज वाटर फ्लो करता है। या आप किसी भी इलाके में जाएं और आपको पता चला उस इलाके में कहीं पे पाइप में लीकेज हो रहा है तो वो एरिया पूरा सबमर्ज हो जाएगा, वो सीवेज वाटर से सबमर्ज हो जाता है। सो हमें इन सभी अप्रोचेस पे काम करने की जरूरत है। और सबसे लास्ट में महत्वपूर्णता मैं ये बता रहा, इंदौर के केस से ही ले लीजिए या कहीं भी इस तरह के ऐसे अधिकारीगण, ऐसे व्यक्ति जो इस कार्य में जुड़े हुए थे, ना सिर्फ आज एक्टिंग नहीं, इससे पहले भी, तो उन्हें एक सीरीज में ऐसे लोगों की व्यवस्था निकालनी चाहिए लिस्ट, और उन सभी को सिर्फ टर्मिनेट आप करेंगे या आप इसको कोर्ट के उसमें ले जाएंगे तो चीजें आपकी कभी नहीं सुधरेंगी। टर्मिनेशंस और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर वो सॉल्व नहीं करती है समस्या। उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग के लिए भेजिए। आप उनको टर्मिनेट मत कीजिए, आप उनको ट्रांसफर भी मत कीजिए, आप उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कराइए, उन्हें भेजिए, उनको ले जाकर के ट्रेनिंग दिलाइए कि कैसे पाइपलाइंस, क्या के मटेरियल के पाइपलाइंस बनते हैं, ये मटेरियल पाइपलाइंस की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ज्वाइंट्स कैसे होते हैं, ज्वाइंट्स मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग क्या है, वाटर क्वालिटी के लैब के रिपोर्ट कैसे होते हैं, अगर रिपोर्ट में किसी ने गड़बड़ी किया है तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन क्या होता है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए। फिर जाकर, अभी मैंने सुना, मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा कि वहां जो एक अधिकारी थे उनको ट्रांसफर कर दिया या टर्मिनेट कर दिया गया। सोल्यूशन नहीं है। वो कहीं भी जाएंगे तो इस तरह की समस्या को नहीं झेल पाएंगे क्योंकि वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तभी तो उन्होंने यहां नहीं कर पाए। तो कोई दुनिया में नहीं चाहता है कि हमारे कारण या हमारे कलम से अगर कुछ चीजें ठीक होना चाहे तो ठीक होना चाहे, तो लोग चाहता है अच्छा करे, और कोई नहीं चाहता है कि मेरे क्षेत्र में 10, 20, 50 लोग मर जाए। ऐसे तो दुनिया में कोई नहीं चाहता है। तो उन्होंने नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो योग्यता नहीं थी, तो उस चीज पे उनको कंट्रोल में नहीं आया, वो चीजें खराब हो गई। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी को आप चिन्हित करें पूरे देश वर्ष में, जिनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि ये सारी प्रक्रियाएं हैं, कैसे चीजों को हम पब्लिक हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, तब जाकर के आप देखेंगे कि इस तरह की समस्याएं कहीं नहीं है। आप देखिए, बाढ़ की समस्या जब होती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बिहार से ही देता हूँ, आप किसी भी अन्य राज्यों को भी देख सकते हैं, वाटर लॉगिंग को भी देख सकते हैं। ज्यादातर बातें क्या होगी बाढ़ में मैनेजमेंट में? ज्यादातर बातें होंगी कि तटबंधों की अच्छे से मरम्मत होना चाहिए। ज्यादातर बात होगी कि सशक्त बल जो हमारे उस समय रेडी मोड में रहे, कहीं कुछ दवाई पहुंचाना हो, मदद पहुंचाना हो तो वो पहुंचा सके, रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की बात। ज्यादातर बातें ये होती है। कभी आपने सुना ये बात हो रही है कि नहीं, हम बाढ़ के साथ साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो इस एरिया में? ऐसा कभी आपने नहीं सुना? नहीं सुना। अगर मैंडेट्स दिया भी गया होगा ना पीएचईडी डिपार्टमेंट को कि आप वाटर क्वालिटी को मेंटेन करके रखें बाढ़ के दौरान में,
तो भी मैं हार्डली बोलता हूं कि वो क्लोरिनेशन करने भी जाते होंगे ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, हार्डली हो जाते होंगे। हम कहेंगे कि पेपर डेटा ये सब चीजें भारत में सब कुछ सब ठीक ही होती है, लेकिन जब आप डिजास्टर झेल जाते हैं तब आपको पता चलता है ओके ये तो सब कुछ ठीक था लेकिन सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए जरूरी है इसको दूसरे एंगल से देखने का, ट्रेनिंग कराने का, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने का, तब जाकर के ठीक से। खास करके हम लोग जानते हैं जैसे जैसे कहीं फ्लड हुआ है, कहीं बाढ़ हुआ है, तो हम लोग के एक इंस्ट्रक्शन दे जाते हैं अब जब भी पानी पिए तो गर्म करके पानी पिए। ये एक कॉमन हर जगह मतलब हर कभी फ्लड होती है। तो सर ऐसे क्या हम लोग एक इंजीनियरिंग व एक हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक इन्वेंशन ये कर सकते हैं, जैसे कोई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंश्योर दैट दे हम लोग कोई सीवेज में कोई लीज ना हुए, कोई ड्रिंकिंग वाटर में उसका पर ड्यूरिंग द फ्लोट टाइम ऐसे कुछ इन्वेंशन हम लोग एज ए हाइड्रोलॉजिकल सोच सकते हैं ऐसे कुछ? देखिए मैं इसको बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर में पॉडकास्ट में इस तरह से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये एक सोल्यूशन है। यस सर। ना पानी को गर्म करके पी सकते हैं, डेफिनेटली उससे माइक्रोब्स मर जाते हैं। यस सर। माइक्रोब्स की जो क्वालिटी है खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो मैं ये इसमें एक चीज मैं फिर से ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए हमारे सिटीजन्स को। अगर कोई बाढ़ में फंसा हुआ 20, 50, 100, 2, 1 लोग भी हों तो उन तक हमारे स्टेट का, हमारे इस पूरे गवर्नमेंट का हमारा पूरा दायित्व है कि उन तक स्वच्छ पानी, पीने की पानी, भोजन ये पहुंचाएं। तो अब मैं बोल दूं कि हाँ पानी को आप गर्म करके पी लीजिए या आप बोल दीजिए या कहीं भी ऐसे मेजर्स दे देंगे, अब उसके आप इम्प्लीकेशंस नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिस व्यवस्था में बाढ़ आने के बाद भी हमारा सीवेज लीक ना करे। हम ऐसी व्यवस्था को बना सकते हैं जिसमें कि कोई 2 पाइपलाइंस, जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइंस है, सीवेज की पाइपलाइंस है, वो कभी भी आपस में सीवेज का क्रॉस ना हो, मीटिंग ना हो। इनफैक्ट उनसे कई चीजें को रोका जा सकता है, अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये इन सब चीजों पे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडिविजुअली तो हम ये भी कह सकते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशंस है तो फिर तो बॉटल्ड वाटर आप सप्लाई करें ऐसे एरियाज में जहां पे हाईली एक्सट्रीम माइक्रोबियल कंटामिनेशन का इशू हो रहा है। तो सर जैसे जो लोग खास करके जो हमारी इस पॉडकास्ट में सर जो देख रहे हैं, जो लिसनर होते हैं सर, खास करके जो लोग खास करके जो बाढ़ की क्षेत्र में जो रहता है सर, हम इस क्षेत्र से मतलब खास करके इस एरिया में हमारा पॉडकास्ट से आप कुछ उन लोग को इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या? मैं इसमें सभी लोगों को जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वाटर लॉक्ड एरिया में रह रहे हैं या आपने माइक्रोबियल कंटामिनेशन के रिस्क जोन में आप, तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कौन कौन से माइक्रोबियल कंटामिनेशन के सोर्स हो सकते हैं। यह कम्युनिटी लेवल पे बातचीत करने की पॉइंट है, यह जरूरत है। फिर ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज को मार्क करें और उसकी अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है, चाहे वह इंजीनियरिंग में PhD के इंजीनियर्स हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हो, ब्लॉक के अधिकारी हो, ग्राम पंचायत के अधिकारी हो, आप उन्हें सूचित करें। जब भी बाढ़ आने की संभावना हो उससे बहुत पहले आप ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की मांग करें, है ना, प्रॉपर मॉनिटरिंग की मांग करें। कोई भी ऐसा पाइपलाइंस लीकेज या पाइपलाइंस में कोई टूटने का या डैमेज का इश्यूज हो उसे पहले आप सॉल्व कराएं। नंबर 1 यह सिटीजन सेंट्रिक है। दूसरा जो ऑफिसर सेंट्रिक है, मैं सभी ऑफिसर्स से निवेदन करूंगा कि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के बाद आपकी जितनी भी ऑफिशियल्स जो प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर्स हैं, आप प्रयास करें कि उसे शॉर्ट किया जाए, कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा आप मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने के बाद आप तुरंत रेमेडियल मेजर्स दें। आप कहीं पता चला कि आप लोकेशन
ए पे आपका पाइपलाइन डैमेज है, तो इमीडिएट उनको आप जाकर के सपोर्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी टैंक्स के मेजर्स को लेना बहुत जरूरी है। सेफ्टी टैंक्स जहां भी आप जिस क्षेत्र में भी सेफ्टी टैंक्स इंस्टॉल हुए हैं, आप उसके लिए अल्टरनेटिव वाटर का व्यवस्था जरूर करें। फॉर्चुनेटली जल जीवन मिशन में अब जो डीप एक्यूफर से पानी पंप करके ग्राउंड घरों तक पहुंचा रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उस पाइपलाइन में ड्यूरिंग फ्लड कभी भी कोई लीकेज ना आए और एप्रोप्रिएट पानी वहां तक पहुंचे। जो कम्युनिटी की सेफ्टी टैंक है उससे और ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स पंप है, जो जहां से बोर किया गया है और बोर से पानी लिया जाता है टू सप्लाई, एकदम अलग क्षेत्रों में होना चाहिए। इसके लिए अध्ययन कराएं आप। इसके लिए अध्ययन कराएं कि सीवेज का पानी अगर कभी लीक हो गया तो वो किस दिशा में जाएगा, या उसकी कितनी एक्सटेंट तक जाएगी, कितनी डेप्थ तक जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिंकिंग वाटर पंपिंग स्ट्रेटजी बनाएं। आप देखें उस समय भी बचाव कर सकते हैं, समुदाय को स्वच्छ पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव्स आपको अकॉर्डिंगली डिजाइन करने होंगे। साथ ही साथ ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, जल जमाव क्षेत्रों में ओपन में सीवेज डालने का व्यवस्था को रोकने की जरूरत है, डंपिंग के लिए, है ना। उसके लिए एप्रोप्रिएट बायो टॉयलेट हो, या इस तरह के टॉयलेट्स जो कि हम सिर्फ बाढ़ के दिनों में इंस्टॉल कर सकें, वो सीवेज को इकट्ठा करें और सीवेज को फिर हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तक ले जा सके, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। उसके बाद आप देखें जो जल जीवन मिशन पे फिर मैं आना चाहूंगा। जल जीवन मिशन की पाइपलाइंस हर घरों में डली हुई है, ड्रिंकिंग वाटर के, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। शहरों में क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपलाइंस ऑलरेडी आपके पास है, सीवेज की भी पाइपलाइंस। यह चैलेंज शहर में ज्यादा है, शहर में ज्यादा लोगों को देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा वर्नेबल है। गांव में है क्या, जो आपके पास दोनों स्पेस है, इसलिए दोनों की लाइन्स अलग होती है। गांव में सीवेज लाइन नहीं जाती है, सीवेज की सेफ्टी टैंक होती है, तो सेफ्टी टैंक प्रोटेक्शन एरिया बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमेशा मैंने जैसे बताया कि एप्रोप्रिएट दूरी पे आप ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को कर सकते हैं। उसमें एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो सेंट्रिक हैंडपंप है, जैसे मेरे घर का जो हैंडपंप है, आपके घर का हैंडपंप है, उनके वाटर को पीने के बजाय वो सेंट्रलाइज्ड वाटर जो आ रहा है उससे पानी दे। सेंट्रलाइज्ड वाटर को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने से ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हम दूरी पा सकते हैं। लेकिन यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, वाटर लॉग्ड एरिया में, यह तब करने की जरूरत है जब बाढ़ आने वाला हो। तो पहले आप इन सब चीजों को प्रिपेयर करें, इन सब चीजों पे बात करें, डिस्कस करें, एप्रोप्रिएट फंड एलोकेट करा करके इस पे काम करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से आप चाहेंगे तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत एक अच्छा एक टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात किए हैं। हमारी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन है सर? मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि दही में ई कोलाई मिल रहा है और मिल्क में ये नहीं आ रहा है, तो मतलब व्हाई इज दिस स्टिल दिस नॉलेज स्टिल मिसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट वाटर सेफ्टी गाइडलाइंस, मिल्क सेफ्टी गाइडलाइन? मतलब व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस? ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ FSSAI ये रेगुलेटरी एजेंसी है, फूड प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना आए इसके लिए चेक करते हैं। आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट्स में उनकी लाइसेंसिंग और ये डिटेल दी हुई होती है। वहां से अप्रोप्रिएट सैंपलिंग होता है, फिर वो सैंपलिंग के आधार पर उनको लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमें एक चीज जो मिसिंग है वो यह है कि कोई भी फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रिसोर्स कहां से यूटिलाइज करती है? तो पर्यावरण से यूज करती है। दूध कहां से आ रहा है? वह हमारे डेयरी से आ रहा है। हम दूध को प्रोसेस करने के लिए वाटर कहां से आ रहा है? वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। तो हम पूर्णतः जो डिपेंडेंट हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? पर्यावरण पे डिपेंडेंट है। पर्यावरण में अगर डायनामिक चेंज होगा तो हमारे फूड प्रोडक्ट में डायनामिक चेंज होगा। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर कोई गाय है या कोई डेयरी है, बहुत उस डेयरी में एंटीबायोटिक्स की खूब सुई लग रही, तो उनके दूध में एंटीबायोटिक आएंगे। उस दूध को अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसमें एंटीबायोटिक रहेंगे। अगर कोई हैवी मेटल
आप सोचिए कि कोई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कानपुर देहात जिले के रनिया गांव में जितने भी पेड़ पौधे हैं, घास हैं या फसल है, उन सब में क्रोमियम है। हमने खुद उस पर वर्क किया था, प्रकाशित किया। उस क्रोमियम युक्त घास को, क्रोमियम युक्त चारा को अगर कोई भैंस खाती है तो उसमें क्रोमियम घुस जाए, फिर वह उनके मिल्क प्रोडक्ट में आएंगे, मिल्क में आएंगे, और उसी मिल्क को यदि आप किसी कोऑपरेटिव उसमें भेजते हैं, सोसाइटी में भेजते हैं, या आप किसी डेयरी इंडस्ट्री में भेजते हैं, तो वहां मिल्क जाएंगे। तो ये फूड चेन में सर्कुलेट होगा। तो अगर आप उस वहां के दूध को से बने हुए किसी भी चीज का, कोई भी छाछ हो, दूध हो, दही हो, कुछ भी आप टेस्ट करेंगे तो उसमें क्रोमियम मिलेगा। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि यदि आप मान लीजिए ग्राउंड वाटर कहीं से पंप कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर की डायनामिक्स जो है, ग्राउंड वाटर में कितना यूरेनियम है, कितना क्रोमियम है, कितना हैवी लेड है, अन्य हैवी मेटल है, या माइक्रोबियल कंटामिनेशन है। अगर आप गाजियाबाद चले जाएं और आप सोचे गाजियाबाद में कोई दूध की फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, और वो गाजियाबाद से ही पानी निकाल रहा हो, इतने प्रकार के कंटामिनेशंस वहां के ग्राउंड वाटर में है। और आपने जब उसे पंप किया, आप देखें वहां से हिंडन रिवर निकल रही है, इतनी कंटामिनेटेड रिवर है, कई पोल्यूटेड साइट्स, यमुना के कैचमेंट एरिया है वहां। तो ये सारे चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ग्राउंड वाटर भी कनेक्टेड है। अब उसी ग्राउंड वाटर को आपने पंप किया सरफेस में पंप किया, और उसे नॉर्मल जो फिल्ट्रेशंस होते हैं, उस नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपने उसे यूटिलाइज किया। इस नॉर्मल फिल्ट्रेशन के में बहुत सारे हैवी मेटल्स, इवन जैसे कि यूरेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इवन बैक्टीरिया, इवन वायरस कभी कभी फिल्टर्स नहीं होते हैं। तो आपने नॉर्मली क्या देखा कि जब टेस्टिंग हो रही थी, रेगुलेटरी एजेंसी की जब चीजें चल रही थी, तो चीजें रिजल्ट कुछ और आई, क्योंकि उस समय हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, बट फिर बारिश हो गई या बहुत ज्यादा वेस्ट आना शुरू हो गया, तो क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन आ गया। तो ऐसे हालात में गवर्नमेंट या ऐसी रेगुलेटरी एजेंसीज को यह तय करना चाहिए कि फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स का रेगुलर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, और अगर वह पर्यावरण से, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से अगर पानी ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री ड्राई करते हैं ओपन स्काई में, तो डस्ट भी वहां आने का इशू होता है। तो उनकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से, या हाइड्रोलॉजी, उस वहां के हाइड्रोलॉजी के हिसाब से, वहां के एयर के हिसाब से उनकी अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग, उनकी अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग डिजाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बस लाइसेंस लेना हो तो तब 1-2 बार आए, टेस्ट हो गया, या मंथली या एनुअली या हाफ ईयरली हमें रिपोर्ट जमा करना है, या एक बार किसी एजेंसी को आकर के हमारी फैक्ट्री का सैंपल लेना है तो उसी दिन हो। नहीं, ये बेस्ड ऑन हाइड्रोलॉजी होनी चाहिए। माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है और आर्सेनिक कंटामिनेशन है, वो ग्राउंड वाटर में कैसे इंटरेक्ट करती है? हाँ, ये बहुत ही, जैसे अब मैंने बताया अभी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन का मुख्य सोर्स सीवेज है। सेफ्टी टैंक्स में जैसे ही सीवेज इकट्ठा होता है, उसमें वाटर भी होता है, वो वाटर धीरे धीरे लीक करता है। साथ ही साथ इकोलाई और फेकल कॉलीफॉर्म, अदर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, ये भी उसके साथ लीक करते हैं। तो मान लीजिए कि आप इस तरह मानिए कि ये आपका मान लीजिए कि सेफ्टी टैंक है, और यहाँ आपका ग्राउंड वाटर है, यहाँ ग्राउंड वाटर है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पोर कर रहे हैं वाटर को या सीवेज को, इसके चारों तरफ तो आपने बनाया रिंग डाल के, बट इसमें भी लीकेज है, और प्लस बॉटम को आपने कनेक्ट रखा ग्राउंड वाटर से, तो यहाँ से भी लीकेज हो रहा है, और ये लीक करके ग्राउंड वाटर से एकदम नीचे, तो ग्राउंड वाटर में मिला, और ग्राउंड वाटर से फिर इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रुका हुआ तो है नहीं, ग्राउंड वाटर हमेशा मूव कर रहा है, इसके नीचे मूवमेंट हो रही है। तो ग्राउंड वाटर ने ए लोकेशन से मूव किया और दूसरे लोकेशन, तीसरे लोकेशन पे चला गया,
तो आप देखेंगे कभी कभी कम्युनिटी में किसी एक को हेपेटाइटिस हो रखा हो, जॉन्डिस हो रखा हो, तो उस पूरी कम्युनिटी को जॉन्डिस हो जाता है। क्योंकि वो फिर अब जब ये ग्राउंड वाटर यहाँ पहुंचा जिसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, बहुत ज्यादा इकोलाई है, आपने यहीं से पानी को पंप किया और पीना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं कि ये कंटामिनेशन कैसे लिंक हो रहा है। उसी पानी से आपने दही जमाना शुरू कर दिया, आपके फूड प्रोड्यूस में आ गया। उसी पानी से सिंचाई करना शुरू कर दिया, तो हैवी मेटल फूड में भी आ गया। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया का मसला नहीं है, यह हैवी मेटल का मसला है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड का मसला है, या आपको जितने भी अन्य प्रकार के कंटामिनेंट्स होते हैं उसका मसला है। लेकिन सोर्स का जो चेंज है ये इस तरह से है। अब इसी के बीच में आर्सेनिक आ गया, तो बैक्टीरिया जो आर्सेनिक को के साथ खेलने में प्यार करता है, वो आर्सेनिक के साथ मिला, आर्सेनिक के साथ एक नया प्रोडक्ट बनाया। कभी वो आर्सेनिक को इनहेंस कर देगा, या आर्सेनिक को मोर टॉक्सिक कर देगा, कभी आर्सेनिक को प्रिसिपिटेट कर देगा, वो बैक्टीरिया पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया आर्सेनिक का रिलेशन है, और जहां पे बहुत फ्लडेड जोन हो, सेप्टी टैंक हो, वहां से ग्राउंड वाटर तक की यात्रा है। अब इसको सेप्टी टैंक को हटा दीजिए, अब मान लीजिए कि यह एक रिवर है, जैसे हिंडौन रिवर है। मान लीजिए कि यह एक हिंडौन रिवर का स्ट्रेच है, और हिंडौन रिवर का स्ट्रेच में ऐसा तो नहीं है कि हिंडौन रिवर के स्ट्रेच में सिर्फ हिंडौन रिवर में कंटामिनेशन है और आसपास में कोई उसका रिलेशन नहीं। नदियां जो होती है वो जितना पानी भूजल से लेती है, गेनिंग स्टीम बोलते हैं, उतना ही कभी कभी पानी अपने जो मेन उनका धारा है, मेन स्ट्रीम है, उससे भी भूजल को देती है, से लूजिंग स्ट्रीम बोलती है। तो जब पानी नदियों से जा रहा था ग्राउंड वाटर तक, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वाटर जा रहा था और फिल्टर होकर वाटर जा रहा, तो उसके साथ साथ वो जो मिट्टी के पोर है, उस मिट्टी के पोर में माइक्रोब्स भी जा रहे थे, हैवी मेटल्स भी जा रहे थे, यूरेनियम भी जा रहे थे, ऐसे कई चीज जा रहे थे, वो क्षेत्र विशेष की बात। तो जब वो जा रहे थे, तो आप मान लो कि यहाँ हिंडौन रिवर है और आपने गाजियाबाद में इधर फैक्ट्री लगाया हिंडौन रिवर के पास, और वहां पे आपने मिल्क डेयरी प्रोडक्ट बनाए, तो आप अब इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके दूध दही में कहां से आ गया बैक्टीरिया, कहां से आ गया हैवी मेटल, है ना। तो ये अब तीसरा केस आप देख लीजिए जो हम रनिया में देखते हैं, एक बहुत बड़ा डंप है, उस डंप से जैसी बारिश हुई उस डंप से क्रोमियम घुला और वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में आ गया। ग्राउंड वाटर से आपने पंप किया और उस पंप किए हुए पानी में क्रोमियम है और उससे सिंचाई कर दिया। जब सिंचाई किया तो आपके गेहूं में, हमने तो वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेट्स में पाया, मिलेट्स में, सरसों में, इन सब में धीरे धीरे प्लांट रूट में, क्योंकि प्लांट जो है वो पानी पे सर्वाइव कर रहा है, इरिगेशन पे सर्वाइव कर रहा है, तो उनके रूट से होते हुए तो सूट में, सूट से धीरे धीरे फ्रूट में ये बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। तो देखें किस तरह से एक डंप साइट आपके ग्राउंड वाटर तक गया, वहां से क्रोमियम आपके इरिगेशन पानी में आया, इरिगेशन से आपके फूड में आया, फूड को जब आप फिर खाएंगे तो आपके ब्लड में आएगा। यही कारण है कि अभी जो हाल फिलहाल में रनिया में ब्लड टेस्ट हुए थे उसमें क्रोमियम सभी के सभी ब्लड में आए थे। मेन रीजन ये, इस चीज को हमें समझना हो। बहुत ट्रेजेडी इंसिडेंट है सर। और यह दुर्भाग्य से अगर इस पे सही ढंग से अभी हम सब काम नहीं करें पूरे भारत में, तो आने वाले दिनों में मैं बहुत डरा हुआ हूं कि आने वाले दिनों में यह भारत के कई शहरों में, कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अभी इसमें एक और स्टोरी मैं ऐड करना चाहूंगा। भारत सरकार में, खास करके अभी की सरकार में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो हुआ क्या, जो आप सरफेस पे जितनी भी एरिया है उसमें कैचमेंट बनाए, फिर वहां वाटर को स्टोर करें, फिर उसको ग्राउंड में रिचार्ज हो जाती है। बस ठीक है, सेफेस्ट मोड है। अगर आप पहले के भारत को देखें तो ऐसे बहुत सारी हमारी रही टेक्नोलॉजी जिससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे और बहुत उन्नत किस्म का ग्राउंड वाटर हम प्राप्त करते थे। लेकिन अभी 2025-26 की जो भारत है, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैवी हो रहा है,
वहां पे इस बात का भी डर है कि आप जिस कैचमेंट से पानी इकट्ठा करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे उसी कैचमेंट में कोई डंप होगा, कहीं पे कोई वेस्ट मटेरियल छोड़ेगा, कहीं वेस्ट वाटर छोड़ेगा, कहीं सीवेज लाइन लीकेज करता हुआ रहेगा, और वो सब मिल करके जब आपको स्टॉर्म वाटर में आएगा, बारिश के पानी में रन ऑफ में आएगा, और उसे जब आप रिचार्ज कर दीजिएगा, मोटे मोटे ग्रेवल्स डाल करके एक रिचार्ज पिट बना देने से नहीं होता है, वो पानी आराम से, वो हैवी मेटल्स आराम से चला जाता है ग्राउंड वाटर। तब क्या कीजिए, देन ग्राउंड वाटर की रेमिडिएशन कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई। तो यह महत्वपूर्ण है, हम सबों को सोचने की जरूरत है कि भारत जैसे देश में जो कि स्वच्छता पर, जिसकी पर्यावरण, जिसकी सौंदर्यीकरण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहा, हमारे दैनिक जीवन का एक पार्ट रहा, वैसे जगहों पे हम इस बात को ध्यान रखें। एक सिटीजन के नाते अगर कोई इस प्रकार की घटना हमें दिख रही है या होने वाले अनुभव भी हो रही है तो हम इसे जरूर रिपोर्ट करें। एक अधिकारी के नाते हम इस बात को ध्यान रखें कि हम पैसे बहुत कमा सकते हैं, हम बहुत नाम कमा सकते हैं, लेकिन जो समुदाय का हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा। करप्शन में हम अगर सहयोग कर दें, अगर उसका समुदाय का हेल्थ बिगड़ जाएगा तो उनके सीडीओ बनने से, उनके डीएम बनने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर इनको, हमें, हमारे इंजीनियर्स, अधिकारी, इन सबको ये जरूरी होता है कि उस पर बहुत ही ईमानदार रहें, ईमानदारी से इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कराएं, उनकी अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स लें, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराएं, अप्रोप्रिएट डिजाइन कराएं, इन सब चीज़ों का एक अध्ययन कराएं और उसके आधार पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, डेटा बेस्ड डिसीजन लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब आती है कि इस तरह की घटनाओं को चिन्हित करके अधिकारीगण ईमानदार हो जाएं, अगर वहाँ के सिटीजन उसके प्रति सेंसिटिव हो जाएं, तब जाकर के हमारे ये जो फैक्टर ऑफ रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि भारत में ऐसी चीज़ों को हम कैप कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ये एपिसोड कंप्लीट हुआ है और आप लोग देखिए और उसमें कमेंट कीजिए कि किस चीज़ की आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना है, और आगे भी हम लोग का एपिसोड जारी रहेगा। और आप लोग इस एपिसोड को जितना चाहे आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, क्योंकि ये जो आपका माइक्रोबियल और आर्सेनिक का जो खास करके जो फ्लोट प्रोन एरिया है ना, वो बहुत का इफेक्ट आते हैं, खास करके फ्लोट प्रोन एरिया में। और इस जो स्थिति में हम लोग क्या प्रिकॉशन ला सकते हैं व क्या इम्प्लीमेंट एक कर सकते हैं, तो इस एपिसोड को लेने का हमारा आर्सेनिक यात्रा का मुख्य कारण है। थैंक यू सो मच।